हिस्ट्री क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ शिवानी शर्मा और आज जो है हम डिस्कस करने जा रहे हैं सितंबर 2013 का हिस्ट्री का पेपर और ये जो है पेपर नंबर 2 है। बाकी के पेपर 2010 से लेकर 13 और 2019 के पेपर में और वीडियोस में आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ और इन सब की आंसर की जो है वो यूजीसी से चेक्ड है। तो जो यूजीसी की आंसर की हैं उन्हीं के बेस पे मैं आपको आंसर बता रही हूँ एंड किसी भी पेपर की प्रिपरेशन के लिए उसके क्वेश्चन पेपर जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट जो है वो प्ले करते हैं। और यूजीसी नेट में भी क्वेश्चन पेपर से एक तो हमें आइडिया हो जाता है कि कहाँ से क्वेश्चन आते हैं, दूसरा कई क्वेश्चन जो हैं वो रिपीट भी होते हैं। तो ये पेपर जो है आपकी हेल्प करेंगे और अगर आपको ये चैनल पसंद आ रहा है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो हम स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है हमारा, मैं थोड़ा जूम कर देती हूँ, कि हड़प्पा सभ्यता के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपको नीचे दिए गए हुए कथन देखने हैं और बताना है कि कौन सा कथन सही है। पहला है कि स्थल नगर तथा ग्रामीण दोनों क्षेत्रों से खोजे गए हैं। अभिलेख विभिन्न समकालीन लिपियों में है। तीसरा, उपकरण और धातुएं यह दर्शाती है कि उस समय विशेषज्ञ शिल्पी थे। और चौथा, लोथल और धोलावीरा में बंदरगाह गोदी मिले हैं। तो इसमें जो आपको ऑप्शन दी हुई है इसका आंसर है बी, कि फर्स्ट और थ्री ये दोनों जो हैं आपके सही हैं। फर्स्ट क्या, कि स्थल नगर तथा ग्रामीण दोनों क्षेत्रों से खोजे गए हैं। स्थल नगर तथा ग्रामीण दोनों स्थलों से। और लोथल और थर्ड के उपकरण और धातुएं यह दर्शाती है कि उस समय विशेषज्ञ शिल्पी थे। ओके, तो फर्स्ट का आंसर है आपका बी। सेकंड है कि ऋग्वेद में किन देवताओं का उल्लेख नहीं मिलता है। तो गणेश और कार्तिकेय जो है इनका उल्लेख ऋग्वेद में नहीं मिलता। थर्ड की हम बात करें कि निम्नलिखित में से उपनिषदों में से कौन सा नहीं है। आत्मा, ब्रह्म, माया, अवतारवाद। तो अवतारवाद जो है वो नहीं है इसमें, तो थर्ड का ए है आपका आंसर। फोर्थ, निम्नलिखित में से किस शिलालेख में चंद्रगुप्त मौर्य का नाम आता है। तो चंद्रगुप्त मौर्य का नाम रुद्रदमन प्रथम का जो जूनागढ़ का शिलालेख है उसमें नाम आता है। रुद्रदमन प्रथम का जूनागढ़ का शिलालेख सॉरी। पांचवा, कि पांचवें स्तंभ की आज्ञा में अशोक ने कुछ जीवों यथा तोते, मछली, चींटी, कछुओं आदि को मारना अलंघ्य घोषित किया। यह आदेश अशोक के राज्याभिषेक के पश्चात किस वर्ष में दिया गया है। तो फिफ्थ का आंसर है बी, 26वें वर्ष में। नेक्स्ट सिक्स क्वेश्चन के निम्नलिखित में से संगम युग से संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। तो डी है इसका आंसर, कि इसके साहित्य में राज प्रमुखों के पराक्रमों का वर्णन नहीं है। तो सिक्स का आंसर है हमारा डी। सेवंथ, निम्नलिखित में से कौन सा जैन मत से संबंधित नहीं है। तो सेवंथ का आंसर है सी, पति मोक्ष। सेवंथ का आंसर क्या आया, सी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सी गांधार कला की मूर्तियों की विषय वस्तु है। डी, कि सिद्धार्थ को परिणीता की भेंट, बुद्ध को चेतवन उपवन का उपहार, बुद्ध के परिनिर्वाण का दृश्य। तो एट्थ का आंसर है डी। नाइन्थ क्वेश्चन देखेंगे, निम्नांकित कौन से गुप्तकालीन शिलालेख में कृष्ण और देवकी का उल्लेख है। तो स्कंद गुप्त का भीतरी स्तंभ लेख जो है उसमें कृष्ण और देवकी का उल्लेख है। तो नाइन्थ का आंसर हुआ आपका बी। टेंथ, हर्ष ने प्रयाग के किस पंचवर्षीय सभा में अपना लगभग सर्वस्व दान कर दिया था। तो 10th का आपका आंसर है बी, छठी जो सभा हुई थी अपना लगभग सर्वस्व दान कर दिया था उसने, हर्ष ने। 11th, निम्नलिखित में से कौन सा कथन कुषाणों के बारे में सही है। उनके चिन्ह मध्य एशिया में पाए गए। बी, उन्होंने शायद एक प्रांत में एक साथ 2 गवर्नर नियुक्त करने की प्रथा को आरंभ किया। गांधार कला जो उनके राज्यकाल में विकसित हुई ने बुद्ध के मानव रूप को न केवल लोकप्रिय बनाया अपितु भारतीय और विदेशी कलाओं के संगम को भी प्रोत्साहित किया। और उपर्युक्त सभी
तो 11th में जो है उपर्युक्त जो है सभी जो है वो कुषाणों के बारे में सही है। तो 11th का आंसर है हमारा डी। 12th क्वेश्चन, इस सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है कि पूर्व मध्यकाल के दौरान क्षेत्रीय एवं उप क्षेत्रीय स्तरों पर राज्य के निर्माण की प्रक्रिया आरंभ हो चुकी थी। तो इसका आंसर है ए, हरमन कुलके। मतलब जो डिफरेंट डिफरेंट हिस्टोरियन ने जो है, हिस्ट्री के राइटर्स ने जो है कौन कौन सी स्टेटमेंट दी हुई है उससे भी कई बार क्वेश्चन आ जाता है। तो ये वाली स्टेटमेंट जो थी वो किसने दी थी? ए। 12th का आंसर है हमारा ए। 13 क्वेश्चन देखेंगे आप कि निम्नांकित किस गुप्त अभिलेख में विष्णु मंदिर, मौर्य और गुप्त, यहाँ से क्वेश्चन आता है जरूर, चाहे एक आए चाहे दो आए। तो इस पार्ट को जब आप पढ़ोगे तो करना जरूर। निम्नांकित किस गुप्त अभिलेख में विष्णु मंदिर हेतु एक ग्राम दिए जाने का उल्लेख है? तो स्कंद गुप्त का भीतरी स्तंभ अभिलेख जो है उसमें ये उल्लेख दिया गया है। तो 13 का आंसर है हमारा डी। 14, नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, एक को कथन और दूसरे को कारण है, तो आपने बताना है। 14, रुद्रदामन प्रथम ने सुदर्शन झील के क्षतिग्रस्त बांध की मरम्मत करवाई। कारण, एक सदकर्म के रूप में उसने ना कोई आपातकालीन कर लगाया और ना ही लोगों से बेगार ली। तो 14th का आपका आंसर है बी कि दोनों ही सही है, किंतु एक ही सही व्याख्या आर नहीं है। मतलब जो कारण दिया गया है वो कथन के सही एक्सप्लेन नहीं करता है। 15 क्वेश्चन देखेंगे इसी के साथ हम अपना। लिस्ट 1 को आपने लिस्ट 2 के साथ जो है वो मैच करना है, ठीक है। लिस्ट 1 को लिस्ट 2 के साथ जो है आपने मैच करना है। तो लिस्ट 1 है जजमानी प्रथा। तो जजमानी प्रथा, सेवाओं के बदले उपज के रूप में परिश्रम। नेक्स्ट है हमारा काकिणी। काकिणी मतलब ताम्र मुद्रा। नेक्स्ट क्षेत्र, कृषि योग्य भूमि। और लास्ट है हमारा निवर्तन। निवर्तन मतलब भूमि की पैमाइश। तो इसका आंसर क्या आया? सी। 16, तिलक एक हिंदू सेनापति किसकी सैन्य सेवा में था? तो महमूद गजनवी। 16 का आंसर है बी, महमूद गजनवी। 17, सल्तनत काल में खुद, मुकद्दम एवं चौधरी शब्दों में किसका बोध होता है? तो ये होता है ग्रामीण मध्यस्थ वर्ग। क्या आंसर है 17 का? सी। 18th क्वेश्चन, फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में जिन के लिए जाने वाले जल कर को क्या कहा जाता था? जो वाटर टैक्स होता था उसको बोलते थे हकक ए शरब। तो 18th का आंसर है हमारा बी। 19, सल्तनत काल में सती प्रथा का सजीव चित्र किस यात्री ने प्रस्तुत किया? जितने भी मैंने लास्ट पेपर आपको क्वेश्चन पेपर और भी वीडियोस आपने देखी होंगी करवाए हैं, इब्न बतूता, दुरातो, बारबोसा, इन सब के नाम से रिलेटेड कोई ना क्वेश्चन जरूर आया है। तो आप जब प्रिपरेशन करेंगे तो इसका ध्यान रखें। तो 19th का आंसर है आपका इब्न बतूता। 20th, नीचे दो कथन दिए गए हैं। अभिकथन है कि अलाउद्दीन खिलजी ने आदेश दिया कि दोआब और दिल्ली की खालिसा भूमि से वसूल किया जाने वाला संपूर्ण राजस्व वस्तु के रूप में होना चाहिए। तर्क, अलाउद्दीन अपनी सेना के लिए कीमत निर्धारण के लिए दिल्ली के लिए बड़ा अन्न भंडार चाहता था। तो 20 का आपका आंसर है डी कि ए गलत है और आर सही है कि कर जो है वो राजस्व वस्तु के रूप में होना चाहिए, ये गलत है। 21st क्वेश्चन नंबर, सिकंदर लोदी के राज्यकाल से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 21 का आंसर है डी, उपर्युक्त सभी। और उपर्युक्त कथन कौन कौन से हैं? सिकंदर का न्याय के प्रति लगाव शानदार था और उसने निष्पक्ष एवं तेज गति से न्याय प्रदान किया। बी, उसने अपनी धार्मिक असहिष्णुता के कारण हिंदुओं को दंडित किया। सी, सिकंदर ने आगरा को अपनी द्वितीय राजधानी बनाया। और डी, उपर्युक्त सभी। तो 21 का आंसर है डी। 22, वही अभिकथन और तर्क वाला। अभिकथन कि सल्तनत काल में नगरीकरण की प्रक्रिया ने शिल्पियों में नगरीय केंद्रों की ओर सामाजिक गतिशीलता को बढ़ावा दिया। तर्क, जो कारीगर और शिल्पी हिंदू सामाजिक पद्धति में निम्न समझे जाते थे वे अब शासकीय अभिजात वर्ग के पड़ोस में रह सकते थे। तो 22 का आंसर है ए कि दोनों ही सही है। और
ए की सही व्याख्या आर है। नेक्स्ट देखेंगे हम अपना क्वेश्चन नंबर 23। खैर उल मजलिस एक सूफी फुजात किस सूफी फकीर को समर्पित है? तो 23 में जो है नसीरुद्दीन महमूद चिराग दिल्ली। 23 का आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 24। दो अस्पा सी अस्पा को मुगल मनसबदारी व्यवस्था में किसने आरंभ किया? ये क्वेश्चन 2019 दिसंबर पेपर में डायरेक्ट रिपीट हुआ है। लास्ट वीडियो में आप चेक भी कर सकते हैं इसे, तो प्लीज पेपर जो है वो ध्यान से कीजिए। तो ये जो है ये जहांगीर ने किया था। तो 24 का आंसर है सी। 25 तंबाकू का प्रयोग उत्तर भारत में अकबर के राज्यकाल में आरंभ हुआ एवं व्यापक प्रयोग हुआ। इसके खतरे को भांपते हुए इस पर किस शासक द्वारा प्रतिबंध लगाया गया? ऑप्शंस में 25 का आंसर है हमारा बी कि बादशाह जहांगीर ने। 26 निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? 26 का आपका आंसर है ए मार्को पोलो पुर्तगाली। मार्को पोलो जो था वो इटालियन मर्चेंट था और उसने ट्रेवल किया था रिपब्लिक ऑफ वेनिस से। तो ये मार्को पोलो जो है वो सही आंसर नहीं है। 26 का जो है ए। 27 निम्न में से कौन से शब्द का अर्थ मुद्रा परिवर्तन मनी चेंजर है? तो 27 का आंसर है सराफ। 28 निम्नलिखित मुगल बादशाहों में से किसने बूढ़ी औरतों के नौजवानों से विवाह को अस्वीकृत करते हुए कहा यह सभी प्रकार की शालीनता के विरुद्ध है? तो इसका आंसर है अकबर, बी। 28 का आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 29 शहजादा दारा शिकोह अपनी किस रचना में इस्लामी सूफी अवधारणाओं की तुलना हिंदू दार्शनिक दृष्टिकोण से करता है? तो यह है मजमा उल बहरैन। तो 29 का आंसर है सी। उसके बाद हम देखेंगे 30 मराठाओं द्वारा गुजरात और मालवा पर विजय प्राप्त करने के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर है उपयुक्त सभी। ए मराठाओं की चौथ और सरदेशमुखी लेने की परंपरा ने गुजरात और मालवा में औपचारिक रूप धारण कर लिया। ये भी स्टेटमेंट सही है आपकी। बी कि बाद में मराठाओं का चौथ और सरदेशमुखी लेने का दावा भूभाग की मांग में बदल गया। ये भी सही है। और प्रांतों को मराठा सरदारों में प्रभाव क्षेत्र के अनुसार विभाजित कर लिया गया। ये भी आपका आंसर सही है। नेक्स्ट बात करते हैं 31 की कि फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना भारत के साथ व्यापार करने के लिए किसके संरक्षण में की गई थी? तो ये लुइस 15 जिसको लुइस द ग्रेट और सन किंग भी कहते थे और वो बर्बन का मोनार्क था, ठीक है, फ्रांस का किंग, उसके टाइम में हुआ था। तो 31 का आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 32 कि प्लासी की लड़ाई के बाद निम्नलिखित बयान किसने दिए थे? ब्रिटेन को अपना कोई लाभ उठाने से पूर्व भारत के लोगों को समृद्ध बनाना होगा। ब्रिटेन का भारत पर राज्य का अधिकार जैसा ही उसके नेताओं का मानना था वैध हो सकता है लेकिन केवल न्यायिक शासन द्वारा। तो 32 का आंसर है बी एडमंड बर्क। 33 ब्रह्म समाज ने सामाजिक सुधार कार्यक्रम के रूप में निम्नलिखित में से किसको नहीं अपनाया? तो उन्होंने वेदों के निम्न भांति का विचार उसको नहीं अपनाया। 34 वर्ष 1837 में लॉर्ड ऑकलैंड ने अलेक्जेंडर बुर्निस को निम्नलिखित में से किसमें अंग्रेज राजदूत बनाकर भेजा था? तो 34 का आंसर है सी काबुल। 35 प्रेस अधिनियम की सेंसर व्यवस्था निम्नलिखित में से किस वर्ष पारित की गई थी? तो ये 1799 में की गई थी सेंसरशिप। 36 क्वेश्चन लेंगे अब हम। निम्नलिखित में से वह एक संस्था कौन सी थी जो 20वीं शताब्दी के आरंभ में राष्ट्रीय शिक्षा आंदोलन से संबंधित नहीं थी? तो बरिंद्र कुमार घोष की अनुशीलन अनुष्ठान समिति। तो 36 का आंसर है डी। 37 अभिकथन है अंग्रेजों ने भारत में भिन्न रणनीतियों पर विचार किया। किसी भी समय भारत के प्रति उनकी दृष्टि किसी सुसंगत विचारों के एकल समूह से ज्ञात नहीं थी।
तर्क कि भारत के बारे में ज्ञान उत्पादन के अपने चीर संकल्प के बावजूद अंग्रेजों ने किसी भी समय अपने शाही उद्यम के लिए स्पष्ट विचारधारा के लिए कुछ प्रयास किया। तो 37 का आपका आंसर है सी कि दोनों ही सही है और ए की आर सही व्याख्या है। नेक्स्ट देखेंगे 38 क्वेश्चन। आधुनिक तेलुगु साहित्य का प्रवृत्ति प्रतिष्ठापन कौन बना था? तो 38 का आंसर है ए राय बहादुर वीरेसा लिंगम पेंटुलू। क्वेश्चन नंबर 39। दादा भाई नौरोजी को बड़ौदा राज्य में किस पद पर नियुक्त किया गया था? ये था आपका दीवान का पद। 40। थियोसोफिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया की प्रमुख श्रीमती एनी बेसेंट थी। कहाँ से थी वो थी एक आयरिश महिला थी वो एक। 41। प्राचीन स्मारक परिरक्षण अधिनियम निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में पारित किया गया? तो ये किया था लॉर्ड कर्जन के शासन काल में। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म। ओके। 42 आपको लिस्ट जो है इसमें मैच करनी है। 42 में अब आप बताएंगे लखनऊ अधिवेशन। लखनऊ अधिवेशन में कौन थे? लखनऊ अधिवेशन में ये थे अंबिका चरण मजूमदार। और उसके बाद है दिल्ली अधिवेशन जो 1918 में हुआ था, वहां थे मदन मोहन मालवीय। अहमदाबाद अधिवेशन 1920 हकीम अजमल खान। और गया अधिवेशन 1922 में CR दास। तो 42 का आपका आंसर है ए। 43 अभिकथन है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 ने लखनऊ समझौते को पूरी तरह अवहेलना की। तर्क कि टर्की की पराजय ने इस्लाम के खतरे की पूर्व शंका प्रस्तुत कर दी और मुस्लिम नेतृत्व ने प्रति जन समर्थन जुटाने के लिए खिलाफत आंदोलन आरंभ कर दिया। तो 43 का आपका आंसर है ए कि दोनों ही सही हैं परंतु आर गलत है। 44 भगत सिंह सुखदेव और राजगुरु को किस वर्ष फांसी दी गई थी? तो इनको 1931 में फांसी दी गई थी। 45 आधुनिक इतिहासकारों में पूर्वग्रह की भावना बढ़ती जा रही है क्योंकि ये सभी सही है। मैं बढ़ती हूँ अभी। लेखन में संप्रदायवाद बढ़ता जा रहा है। बी आंकड़ों की संकीर्ण व्याख्या की जा रही है। सी लेखन में क्षेत्रवाद और पूर्व धारणाएं, ये सभी जो आपकी जो है स्टेटमेंट वो सही है। 46 निम्नलिखित में से ये किसने कहा था कि बुरा इतिहास हानिकारक इतिहास नहीं है, यह खतरनाक है? स्पष्ट रूप से हानिकारक की बोर्ड पर टाइप किया गया वाक्य मृत्यु का वाक्य भी हो सकता है। तो 46 का आपका आंसर है एरिक हॉब्सबॉम। 46 का आंसर बी। 47 निम्नलिखित में से यह टिप्पणी किसने की थी कि इतिहास की विषय वस्तु क्रांति रीति रिवाज या संस्कृति जैसे सामान्य तथ्य या युद्ध या महान व्यक्तित्व जैसे तथ्य विशेष नहीं है लेकिन यह विचार है। तो 47 का आंसर है बी RJ कॉलिंगवुड। नेक्स्ट 48 निम्नलिखित में से कौन मध्यवर्ती सब ऑल्टर्न इतिहास लेखन की विचारधारा से संबंधित नहीं है? तो इसका आंसर है 48 का सी विपिन चंद्र। 48 के बाद हम बात करेंगे 49 की कि वर्ष 1974 में न्यूक्लियर क्लब के सदस्य के रूप में भारत की स्थिति का स्वागत करने वाला एकमात्र देश था फ्रांस। 50 निम्नलिखित में कौन सी विशेषता राष्ट्रमंडल के संबंध में सही नहीं है? तो यह एक मान्यता प्राप्त सांविधिक संगठन है। ये जो है इसके संबंध में सही नहीं है। ये सितंबर 2013 का पेपर नंबर 2 था जिसमें 50 क्वेश्चन थे। ये हम डिस्कस कर चुके हैं और नेक्स्ट जो है टिल 2019 का पेपर भी डिस्कस्ड है। आप वीडियो चेक कर सकते हैं। थैंक यू।